डियर स्टूडेंट, जो हमारे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस थे वो हम इसके आज थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है हमें, डिफाइन द टर्म मैग्नेटाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें जो आपकी प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 37। डिफाइन द टर्म मैग्नेटाइजेशन एंड राइट इट्स यूनिट, यानी कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या होता है और इसका जो हमारा मैग्नेटाइजेशन है उसको डिफाइन करना है और उसकी जो यूनिट है उसको हमें डिफाइन करना है। तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या होता है। तो मैग्नेटाइजेशन समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब भी हमें किसी चीज़ को मैग्नेट बनाना होता है तो उसको मैग्नेट बनाने के लिए हम उसे कहाँ पे रखते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने के लिए हम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे एक सोलिनॉइड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सोलिनॉइड ले लिया। जैसे ही मैं सोलिनॉइड को बैटरी से कनेक्ट करूँगी, इसमें क्या फ़्लो करेगा, एक करंट फ़्लो करेगा। और हमें पता है कि इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमें पता है इसके अंदर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होता है सोलिनॉइड के अंदर। तो ये सोलिनॉइड के अंदर हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, करंट की वजह से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर इस सोलिनॉइड के अंदर अब हम क्या करें, इस सोलिनॉइड के अंदर हमारे पास एक मैग्नेट है। इस सोलिनॉइड के अंदर अगर हम एक ऐसी चीज़ को रख दें, अब हम इसमें क्या रख रहे हैं, इसमें हम एक आयरन के पीस को रख रहे हैं। अगर हम इसमें एक आयरन के पीस को रखें तो हम फिर देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम यहाँ पे एक आयरन के पीस को रखेंगे, तो मान लो ये आयरन का पीस है, तो जब हम इस आयरन के पीस को सोलिनॉइड के अंदर रखते हैं तो ये जो आयरन का पीस है ये भी क्या बन जाता है, ये भी एक मैग्नेट बन जाता है। ये भी क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे किसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है, यहाँ पे हमारी जो हमारी आयरन की रोड है, जो हमारी लोहे की रोड है, उसका यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक मैग्नेट लगाया, यहाँ पे भी हमने एक मैग्नेट लगाया। मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। हमें पता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर यहाँ पे कोई, यहाँ पे फिर हम क्या रख दें, एक आयरन की रोड रख दें, या मैंने एक निकिल की रोड रख दी। यहाँ पे एक निकिल की रोड जो है मैंने यहाँ रख दी। तो ये निकिल की रोड भी जब मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा था तो ये निकिल की रोड जो है ये मैग्नेट नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको निकिल की रोड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ये निकिल की रोड भी क्या बन जाती है, ये एक मैग्नेट बन जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी मैग्नेटाइजेशन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, तो दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, दो मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो यहाँ पे होती हैं। जैसे कि एक ये हमारा अगर सोलिनॉइड है, ठीक है, इस सोलिनॉइड के अंदर हम अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमें पता है कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा एच होता है। इसको हम कहते हैं, जो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो एच है। और फिर जिस चीज़ को हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं, मान लो कि हम लोहे की एक रोड है उसको हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो वो लोहे की रोड हमने ये सोलिनॉइड के अंदर रख दी। तो ये सोलिनॉइड के अंदर जैसे ही हमने लोहे की रोड रखी तो ये भी क्या बन जाती है, एक मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। और जब ये मैग्नेट बन जाती है तो इस मैग्नेट के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इस अगर ये मैग्नेट बन जाती है तो इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहते हैं, बी, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक तो जो हमने एक्सटर्नल लगाई है जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यानी कि जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, यानी कि किसी भी मैग्नेट को
किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने के लिए जब हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम कैपिटल एच कहते हैं। और ये जो हमारी लोहे की रोड है, इस लोहे की रोड के अंदर जो हमारी सोलिनॉइड के अंदर रखने पे जो मैग्नेट बन जाती है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल बी। तो आई होप ये डिफरेंस सभी को क्लियर हो गया होगा, कैपिटल बी क्या है और कैपिटल एच क्या है। तो मैग्नेटाइजेशन आपको पता ही चल गया यहाँ से। तो मैग्नेटाइजेशन पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और इसका यूनिट हमें बताना है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन of a magnetic material is the extent to which a substance can be magnetized when placed in a magnetic field। जब भी हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें मैग्नेटाइज होने की कितनी इंटेंसिटी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ये जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है कैपिटल एच, उस एच की वजह से सोलिनॉइड के एच की वजह से ये हमने कोई भी जो मटेरियल ले लिया है, ये आयरन का हो सकता है, कोबाल्ट का हो सकता है, निकल का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, किसी भी चीज़ का मटेरियल हो सकता है। तो ये जो मटेरियल हमने मैग्नेटिक फील्ड एच में रखा है, तो इस मटेरियल में मान लो ये मैंने एल्यूमिनियम का ले लिया, तो ये जो मैंने एल्यूमिनियम का कोई मटेरियल लिया है कि जब भी इस एल्यूमिनियम के मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस एल्यूमिनियम के मटेरियल में कितनी इंटेंसिटी है मैग्नेटाइज होने की, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो यानी कि कुछ मटेरियल जो होते हैं वो कम मैग्नेट बनते हैं और कुछ मटेरियल जो होते हैं वो अच्छे मैग्नेट बनते हैं। जैसे कि जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम को रखूं, अगर पहले केस में मैंने एल्यूमिनियम रखा तो एल्यूमिनियम जो है ये कम मैग्नेट बनता है क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। और इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे आयरन का रखूँ या फेरस का रखूँ या आयरन का रखूँ तो वो जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तो हमारी सेम है, जो हमारा सोलिनॉइड है वो भी सेम है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। उसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एल्यूमिनियम का मटेरियल रखते हैं तो वो कम मैग्नेटाइज होता है, और जब हम फेरस के मटेरियल को रखते हैं तो वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है। तो इसका मतलब दोनों मटीरियल्स की जो मैग्नेटाइजेशन की पावर है, जो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये हमारे मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इट इज़ द डिफाइन द टर्म मैग्नेटाइजेशन, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किसी भी मटेरियल का जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो है कि वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड एच के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर कितना बी प्रोड्यूस होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इसको फिर इसकी जो डेफिनेशन है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि इसकी दूसरी डेफिनेशन है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन of a material is defined as magnetic moment developed per unit volume of the sample when placed in a magnetic field। यानी कि जब भी हमने किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, यानी कि हमने सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने यहाँ पे एक आयरन के पीस को रखा। ठीक है, तो जैसे हमने एक आयरन के पीस को रखा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, ये फॉर्मूला है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हमने सैंपल लिया है आयरन का, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल मोमेंट जो हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हमें पता है हम किससे लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को हम पी एम से लिखते हैं। पी का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, पी का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एम का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सैंपल में डेवलप हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई इसकी। ठीक है, इसके बाद फिर इसने कहा है कि इफ़ m इज़ द पोल स्ट्रेंथ डेवलप इन अ सैंपल एंड a बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
2L, यानी कि उसने कहा है कि हमने यहाँ पे कोई भी जो सैंपल लिया है, मान लो हमने यहाँ पे लोहे की जो रोड ली है, आयरन की जो रोड ली है, उसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो सैंपल रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो हमने लोहे की रोड रखी है उसकी लेंथ जो है वो 2L है, ठीक है। और जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड H के अंदर रखते हैं तो ये भी हमारा क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि जैसे ही ये मैग्नेट बन जाएगा तो इसका एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक एंड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि इसमें क्या डेवलप हो जाती है, यहाँ पे ये जो डेवलप हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप हो जाती है। जब भी हम किसी, पहले जो हमारी आयरन की रोड थी, जब वो हमारी सोलिनॉइड से बाहर थी तो वो मैग्नेट नहीं बनती, लेकिन जैसे हम लोहे की रोड को सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर देती है, मैग्नेटाइज कर देती है, यानी कि इसको एक मैग्नेट बना देती है, यानी कि एक एंड नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह। तो यहाँ पे भी जो है पोल पे एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर भी एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम इसका निकालें, यानी कि ये जो हमारी रोड है, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो आपकी लोहे की रोड है, आपने ली है यहाँ पे लोहे की रोड, तो ये क्या बन गई, ये भी आपकी मैग्नेट बन गई, यानी कि इसका जो एक एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, एक जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और इसको आपने किस में रखा हुआ है, सोलिनॉइड की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रखा हुआ है। तो ये लोहे की रोड अब मैग्नेट बन चुकी है, यानी कि इसमें क्या डेवलप हो चुका है, अब एक इसमें पोल स्ट्रेंथ जो है, यानी कि यहाँ पे ये जो पोल है इसमें भी एक स्ट्रेंथ आ चुकी है। और जैसे हमने डाइपोल, जैसे कि हमने एक डाइपोल के केस में यहाँ पे हमारा एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, और जैसे हमने इसका डाइपोल मोमेंट निकाला था, इसका डाइपोल मोमेंट हमने कैसे निकाला था, Q इंटू 2A, इसका डाइपोल मोमेंट हमने कैसे निकाला था, Q इंटू 2A, यानी कि ये हमारा डाइपोल के केस में हमने किया था, और 2A क्या था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, Q इंटू 2A। अब सेम हम किसके लिए करेंगे, सेम हम इस मैग्नेट के लिए, ये जो हमारे पास ये मैग्नेट है, सेम हम इसके लिए करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, Q जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Q जो है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो डाइपोल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, डाइपोल के लिए हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो डाइपोल के लिए सेम हमने यहाँ पे लिखा था Q इंटू 2A, ये हमने डाइपोल के लिए लिखा था, यानी कि ये उसका चार्ज हो गया और ये उसका डिस्टेंस हो गया। ऐसे ही अब हमें किसके लिए लिखना है, ऐसे ही अब हमें इस रोड के लिए लिखना है, यानी कि ये जो रोड हमारी जो लोहे की रोड है ये भी अब मैग्नेट बन चुकी है, इसके लिए अब हमें डाइपोल मोमेंट लिखना है। तो ये जो Q है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ M से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो 2A है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2L से, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रोड है उसकी लेंथ कितनी है 2L और पोल की स्ट्रेंथ कितनी है M। तो ये जो था ये हमारा डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और ये हमारा ये जो लोहे की रोड जो हमारी मैग्नेट बन चुकी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पे, तो ये उसका डाइपोल मोमेंट है M इंटू 2L। तो दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब वॉल्यूम तो हमें पता ही है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो ये वाली रोड का जो एरिया है, ये वाला एरिया तो A हो गया, ये वाला लेंथ 2L होगी, तो जो इसका वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा, A इंटू 2L, ठीक है। तो ये फिर वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे। तो I का जो फॉर्मूला था, I का फॉर्मूला था हमारे पास PM/V, तो PM हमने अभी निकाला M इंटू 2L, ये हमने निकाला, और वॉल्यूम हमने निकाला A/2L, तो 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास निकल गया M/A। M क्या है, पोल स्ट्रेंथ कितनी डेवलप हुई है, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। M क्या है कि कितनी पोल स्ट्रेंथ डेवलप हुई है कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। तो यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशन हो गई, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की पहली डेफिनेशन क्या है कि कितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि सैंपल के पर यूनिट वॉल्यूम में, सैंपल के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना डाइपोल कितनी पोल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या कहते हैं,
ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद फिर हम इसका ऐसा यूनिट लिख लेंगे यहाँ पे। तो जो इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम यहाँ से लिख लेंगे एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट सेम होता है एज द एच, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई का जो यूनिट है वो सेम होता है किसके, जो हमारा कैपिटल एच, यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस कैपिटल एच को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एच को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो हमने बाहर से लगाई हुई है, जो हमने सोलिनॉइड को बाहर से लगाई हुई है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इस कैपिटल एच का जो नाम होता है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच। कैपिटल एच इज़ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने के लिए। और आई जो हो गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये किसकी है, ये हमने इसके अंदर एच के अंदर जो हमने लोहे की रोड रखी है या जो एल्यूमिनियम की रोड रखी है, ये उसकी इंटेंसिटी है, यानी कि इसके मैग्नेटाइज होने में इसमें कितनी इंटेंसिटी है, उसको हम जब भी हम इस लोहे की रोड को एच के अंदर रखेंगे तो इसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसका यूनिट जो होगा वो सेम होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 38, डिफाइन बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी कि हाइड्रोजन एटम में हमें पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और ये अगर हमारा पहला ऑर्बिट है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा एक चार्ज कैरियर है। और जैसे ये चार्ज कैरियर हमारा रिवॉल्व करेगा, हमें पता है कि कोई भी जब चार्ज कैरियर रिवॉल्व करता है या चलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो चक्कर काट रहा है, तो उसके घूमने से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही करंट प्रोड्यूस हो जाता है हमें पता है कि करंट कैरिंग, और जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। यानी कि ये जो ऑर्बिट है ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक मैग्नेट ही प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो चक्कर काट रहा है इस ऑर्बिट में, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि इसका जो एक सरफेस है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो पीछे वाला सरफेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि ये भी क्या बिहेव कर रहा है, एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और इसी का ही, इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से ये जो एटॉमिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, इसी के डाइपोल मोमेंट को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। इसी के डाइपोल मोमेंट को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब वो एक चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, हमेशा एक मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और हमेशा हमें पता है कि मैग्नेट का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होता है, और इसी डाइपोल मोमेंट को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में इसमें दिया गया है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टोटल इंटेंसिटी जो है वह 0.4 दी गई है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप हमें निकालना है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमें इसमें निकालना है। तो एंगल ऑफ डिप का मतलब हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या है, हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। और हमें पता है हमेशा कि जो टेंजेंट डेल्टा
होता है वो किसके बराबर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस बी वी की वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, √3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। बी एच की वैल्यू हम एज इट इज़ पुट कर लेंगे, तो ये बी एच से बी एच कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट डेल्टा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, टेंजेंट डेल्टा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डिप है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन उसने पूछा था, इसी में उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास बी कॉस डेल्टा। तो ये होता है हमारे पास बी कॉस डेल्टा। अभी डेल्टा की वैल्यू हमने निकाली 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कॉस 60। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, तो कॉस 60 की जगह हम पुट कर देंगे 1/2, और बी की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 0.4/2 इज इक्वल टू 0.2। तो 0.2 गॉस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो फॉर्मूले इसमें यूज़ करने हैं। एंगल ऑफ डिप के लिए ये वाला टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है अर्थ का बी कॉस डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी वो है डिफाइन द टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। अभी हमने पढ़ा एच क्या होती है, मैग्नेटिक, एच को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कि ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने के लिए जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच। ठीक है, तो एक तो कैपिटल एच जो हमने बाहर से लगाई है, यानी कि एक तो जो है ये, अगर मान लो ये हमारी सोलिनॉइड है, तो इस सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या लिखेंगे, एच। और इसके अंदर, फिर इसके अंदर हमने एक लोहे की जो रोड रख दी है, आयरन की जो रोड रख दी है इसको मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा, जैसे इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको भी क्या बना देगी, इस लोहे की रोड को भी क्या बना देगी, एक मैग्नेट बना देगी। यानी कि इस मैग्नेट के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा, यानी कि ये फिर खुद क्या प्रोड्यूस करेगा, खुद भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, बी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो कैपिटल एच जो हमने बाहर वाली लगाई है उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइज, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जो हमने सोलिनॉइड की बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और उसकी वजह से जो लोहे की रोड हमारी मैग्नेट बन रही है और उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, लोहे की रोड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर हम सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को कम करें तो बी की वैल्यू भी कम होगी, अगर एच की वैल्यू को बढ़ा दें तो बी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो दोनों जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, दोनों ये जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि लोहे के रोड के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है बी, और जो हमने सोलिनॉइड की एक्सटर्नल लगाई है, ये दोनों क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर हम सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें तो बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दें तो बी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, म्यू इंटू एच। म्यू जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे फिर इसमें यूनिट पूछी है, ये इसमें पूछा गया आपसे, जो एच होता है, जो बी है वो म्यू बाई एच होता है। तो हमें एच की मैग्नेटिक एच के यूनिट निकालने हैं, तो एच किसके बराबर हो जाएगा, बी बाई म्यू के। ठीक है, तो बी का यूनिट हमें पता है टेस्ला होता है, तो बी का जो यूनिट है वो हमने टेस्ला पुट कर दिया। और म्यू का आपको याद रखना है, म्यू का होता है आपका वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स।
ठीक है, वेबर, एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इसके बाद फिर हम यहाँ पे टेस्ला तो हमने फिर एज इट इज़ रख लिया। फिर ये जो वेबर है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, हमें पता है जो फाई है वो किसके बराबर होता है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि फाई जो होता है वो वेबर होता है, बी जो है वो टेस्ला होता है, और ए एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि वेबर को हम क्या लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो वेबर को हम क्या लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया टेस्ला मीटर स्क्वायर, और ये एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टेस्ला से ये जो टेस्ला है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ये मीटर 2 है और मीटर इन माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो इसका यूनिट जो बनेगा, एच का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम्पियर पर मीटर। एच का जो एक यूनिट है, एच का जो एक यूनिट है वो तो हमारे पास ये आ गया, एच का जो एक यूनिट है। अब इसने दूसरा यूनिट पूछा है दूसरे फॉर्मूले से, तो एच का तो पता ही है हमें बी बाय म्यू के बराबर होता है। अब ये बी की वैल्यू भी हमें पता है, हाँ, जब भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना फोर्स लगाती है, क्यू एफ इजिकल टू क्यू वी बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बटा क्यू इंटू वी। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमें यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे हम इसकी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो बी की जगह आ गया हमारे पास एफ बाई क्यू वी, और म्यू को हमने एज इट इज़ रख लिया। तो ये वाला क्यू जो है ये नीचे चला गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ अपॉन क्यू वी इंटू म्यू। तो ये बन गया। अब हम इसका दूसरा यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एफ़ को तो हमें पता है, एफ़ का क्या होता है, न्यूटन, तो इसको हमने लिख दिया न्यूटन। फिर क्यू का क्या होता है, कुलाम होता है, तो हमने क्यू का कुलाम लिख लिया। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो वो हमने लिख लिया। और म्यू का तो हमें पता ही है, अभी हमने निकाला टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये हमने अभी निकाला है यहाँ पे कि जो म्यू का होता है वो होता है हमारे पास टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अभी मैंने निकाल के दिखाया है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो म्यू का जो यूनिट होता है अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। ये पहले हमारे पास किस में था, वेबर में था। ठीक है, तो ये पहले हमारे पास जो था वेबर में था, वेबर को हमने क्या पुट किया, टेस्ला मीटर स्क्वायर पुट किया। तो जैसे ही हमने इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर पुट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये म्यू की वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये म्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ हमारी कैंसिल हो रही है। इस न्यूटन को हमने यहाँ पे कैपिटल एन लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद ये जो कुलाम है इसको हमने कैपिटल सी लिख लिया, और ये मीटर पर सेकंड को हमने एज इट इज़ लिख लिया, और इसको हमने लिख लिया टेस्ला। ये जो मीटर है और ये जो मीटर है इसको हमने क्या लिख लिया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास मीटर स्क्वायर। और ये जो सेकंड इनवर्स है इसको हमने किसके साथ लिख लिया, इसको हमने कुलाम के साथ लिख लिया। सेकंड इनवर्स जो है कुलाम के साथ लिख लिया। तो यहाँ पे कुलाम के साथ अगर हम सेकंड इनवर्स लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमें पता है जो आई है वो किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी। तो यानी कि आई जो है वो किसके बराबर है, एम्पियर, यानी कि एम्पियर जो होता है वो कुलाम पर सेकंड होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुलाम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर की जगह, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम्पियर इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला जो सेकंड इनवर्स है इसको हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया कुलाम सेकंड इनवर्स। फिर यहाँ पे मीटर और मीटर है, इसको हमने फिर यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे बचा है टेस्ला, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, और फिर यहाँ पे है एम्पियर इनवर्स। तो ये चीज़ और ये चीज़ जो है ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एम्पियर किसके बराबर होता है, एम्पियर इज इक्वल टू कुलाम सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे एम्पियर इनवर्स है, तो ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a भी लिख सकते हैं, तो वो इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसका यूनिट बचेगा, हमारे पास इसका यूनिट ये बचा है न्यूटन मीटर इनवर्स टू टेस्ला इनवर्स टू। तो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से दूसरी यूनिट जो है
ये हमें निकालनी है। तो यहाँ से आ गया सोल्व करके कि एच की जो दूसरी यूनिट है वो बनी हमारे पास न्यूटन पर टेस्ला मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको वेबर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि वेबर जो है वो किसके बराबर होता है, बी इंटू ए, यानी कि ये हो गया टेस्ला और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो जहाँ पे टेस्ला मीटर स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेबर लिख सकते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वेबर, क्योंकि वेबर किसका होता है, फाई का। ठीक है, क्योंकि मैं पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है वो बी इंटू ए के बराबर होता है। तो ये सारी वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे आ गया न्यूटन वेबर इनवर्स। तो इसको भी फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू मीटर के बराबर होता है, यानी कि जूल जो होता है वो हमारे पास न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हम न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, जूल मीटर इनवर्स। तो न्यूटन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जूल मीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास ये यूनिट आ जाएगा हमारे पास। तो एच का जो दूसरा यूनिट है वो बना हमारे पास जूल मीटर इनवर्स वेपर इनवर्स। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि एच क्या होता है। तो एच की डेफिनेशन तो हमें पता ही है कि जैसे ही हम द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस इज़ नोन एज द, यानी कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच कहते हैं। तो यहाँ से पहला यूनिट हमने निकाला यहाँ पे एम्पियर पर मीटर, और इसका जो दूसरा यूनिट हमने निकाला वो निकाला हमने जूल मीटर इनवर्स वेबर या फिर न्यूटन पर वेबर। इसके बाद इसमें बताया गया है जो इसका CGS यूनिट होता है एच का जो हमने CGS यूनिट होता है वो होता है हमारा ओस्टर्ड। कैपिटल एच जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका जो CGS यूनिट होता है उसे हम ओस्टर्ड कहते हैं। और 1 ओस्टर्ड जो होता है वो होता है 1 गॉस अपॉन म्यू नॉट। जो 1 गॉस होता है उसमें वो होता है हमारा 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। तो इसको सोल्व करके जो आंसर आ जाएगा 80 एम्पियर पर मीटर, यानी कि ये हमारा जो है वो CGS यूनिट है और ये हमारा जो है वो SI यूनिट है। ओस्टर्ड इज़ द CGS यूनिट और एम्पियर पर मीटर इज़ द SI यूनिट। तो दोनों में कितना रिलेशन है, 80 का। इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एंड राइट शीट्स यूनिट, यानी कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है और इसका यूनिट बताइए। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is property of a material which determines how easily it can be magnetized when placed in a magnetic field। यानी कि जब भी हम ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कितनी जल्दी वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ये उसी को ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। यानी कि जब हमने सोलिनॉइड के अंदर, जैसे मैंने बताया सोलिनॉइड के अंदर यानी कि उसकी एच के अंदर जब हमने एक बार हमने एल्यूमिनियम की रोड को रखा तो एल्यूमिनियम की जो रोड है वो कम मैग्नेट बनती है, यानी कि कम मैग्नेट बनती है। इसका मतलब इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि ये ईजिली जो है अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस होने नहीं देती, तो ये कम मैग्नेट बनती है, यानी कि ये हमारी वीक मैग्नेट बनती है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लोहे की रोड को रखूँ, यानी कि इसी को ही अगर मैं लोहे की रोड से रिप्लेस कर दूँ तो ये जो लोहे की रोड है ये बहुत अच्छी मैग्नेट बन जाती है, यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती है। तो इसका मतलब कि ये जो लोहे की रोड है ये बहुत ही ईजिली जो है ये मैग्नेट बन जाती है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम की रोड है ये बहुत ईजिली मैग्नेट नहीं बनती। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, और जो एल्यूमिनियम है उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होती है इसीलिए वो कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो बनता है, वीक मैग्नेट वो बनता है। तो ये इसमें दिया गया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो हमें क्या बताती है कि कितना ईजिली
वो मैग्नेटाइज हुआ है जब भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यानी कि जब भी हम उसको कैपिटल एच के अंदर रखते हैं तो कितना अच्छा वो मैग्नेट बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो सिंबल होता है, इसका सिंबल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है काई, इसको हम कहते हैं काई इज़ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद फिर यहाँ पे काई की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, काई इज़ द रेशो ऑफ आई बाई एच। काई इज़ द रेशो ऑफ आई बाई एच। आई क्या है हमारा, अभी हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आए हैं। और कैपिटल एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। यानी कि जब हम सोलिनॉइड की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच को लगाने पे हमने उसके अंदर ये जो मटेरियल रखा है वो उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी जो है मैग्नेट बनने की कितनी इंटेंसिटी जो है वो डेवलप हुई है, इन्हीं को दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, आई बाई एच कर दें, तो यही क्या कहलाती है, ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। काई इज इक्वल टू आई बाई एच। यानी कि जैसे हमने सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उसके अंदर जो भी हमने एल्यूमिनियम की रोड रखी या लोहे की रोड रखी तो वो कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसमें डेवलप हुआ है, उन दोनों की रेशो को ही हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी। तो इसमें इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती और इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि आई और एच के जो डायमेंशन है वो सेम होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो यूनिट आई के होते हैं वही यूनिट जो है वो एच के होते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता और इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। फिर ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये सिर्फ मटीरियल पे ही डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया आपका हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द डायग्राम। तो हिस्टेरिसिस में यही इसमें दिया गया है कि बी और, अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे बी और एच के बीच में, बी आपको पता चल गया क्या है, एच आपको पता चल गया क्या है, ठीक है। एच क्या है, जो भी हम सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने के लिए ये जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। एच यानी कि इसका नाम हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी फिर हमने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे हमने पुट क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसके अंदर एक लोहे की रोड रख दी या कोई भी मटेरियल रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको एच की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। और इसके अंदर भी क्या डेवलप हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो बी और एच के बीच में जो ग्राफ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हिस्टेरिसिस कर्व क्या है कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो अगर हम क्या लें, यहाँ पे एच लें, और वाई एक्सिस पे अगर हम क्या लें, कैपिटल आई लें या कैपिटल बी लें, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेना है कि अगर हमें पता चल गया है, अब बी जो है वो हमारे मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है और एच जो है वो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें उसे मैग्नेट बनाने के लिए चाहिए। और अभी हमें पता है, अभी हमने किया कि जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है और बी की वैल्यू जो है वो म्यू एच होती है, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस पे एच का ग्राफ बनाएं और वाई एक्सिस पे अगर हम बी या फिर आई का ग्राफ बनाएं तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं। तो ये हिस्टेरिसिस कर्व का ग्राफ है एच के और बी के बीच में। तो ये इस तरीके से आपको ये पिक्चर आपको बनानी है कि जैसे जैसे इसमें ये दिया है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बना रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे हम एच की वैल्यू बढ़ाएंगे, अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम एच की वैल्यू को बढ़ाते हैं बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम एच की वैल्यू को कम करते हैं तो बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये अभी हमने देखा था, हमने देखा है कि ये जो दोनों होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम इनके बीच में एक ग्राफ बनाएं तो हमें एक ऐसा कर्व मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को मान लो बढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ हमारी
बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, एच की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जब हम एच की वैल्यू को कम करेंगे तो ये इसी रास्ते से वापस नहीं आता, बल्कि ये इस रास्ते को फॉलो करके जो है ये वापस आता है। तो ये कर्व आपको याद रखना है कि बी और एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके बीच में जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व। तो हमें इस तरीके का एक कर्व मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व। तो इस तरीके का ग्राफ जो है ये आपको बनाना है यहाँ पे। इसका नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में जो है वो क्यूरी लॉ क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। और हमेशा ये 3 मार्क्स में आता है आपका, या 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन आपका, क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है कि सबसे पहले जब क्यूरी ने 1895 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो अप्लाइड फील्ड बी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये कह रहा था, उन्होंने देखा कि अगर कोई भी मटेरियल है तो उस मटेरियल की पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो कि वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी नॉट के, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और जो हमारा टेम्परेचर है, मटेरियल का जो टेम्परेचर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है उस मटेरियल के टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करके लिखें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो क्यूरी ने क्या बताया, ये उसने एक्सपेरिमेंटल डिस्कवर किया कि जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो बी है ये सबस्क्रिप्ट में है हमारा, ये नॉट जो है ये सबस्क्रिप्ट में है ऐसे अपॉन टी। ठीक है, अब हमें पता है कि बी नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमें पता है भाई बी नॉट की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट अपॉन एच के बराबर होता है, पता है ये हमें, अभी हमने किया था कि बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच या बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये अभी हमने देखा। तो ये म्यू एच की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे म्यू नॉट एच आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया म्यू नॉट एच अपॉन टी, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है म्यू नॉट एच बाई टी है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बाई एच इज इक्वल टू, यहाँ पे हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने यहाँ पे जो आएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी बाय टी था तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, म्यू नॉट एच बाय टी। यानी कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइज होने की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो फिर जब उन्होंने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल का साइन लगाया, फिर उसको हमें एक कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया, उन्होंने कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी कांस्टेंट कैपिटल सी, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट एच बाई टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास म्यू नॉट एच बाई टी। अब ये वाला जो एच है इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई बाई एच इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास आई बाई एच इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी। और अभी हमें पता है कि जो आई बाई एच है वो किसके बराबर होता है, आई बाई एच जो है अभी हमने पढ़ा ये ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करें तो वो ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है। तो ये चीज़ हो गई हमारी ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई, और फिर ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी म्यू नॉट बाई टी, यानी कि ये जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की
जो ससेप्टिबिलिटी है, तो ये इसमें बताया गया, क्यूरी लॉ ने हमें क्या बताया कि जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि मटेरियल जो हमने लिया है, इस मटेरियल का जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर पे जो है वो हमारी ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर हम मटेरियल को गर्म कर दें, अगर हम मटेरियल को गर्म कर दें तो ससेप्टिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर मटेरियल को ठंडा कर दें तो ससेप्टिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर भी जो है मैग्नेटाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, कि जो हमारे मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है उस मटेरियल के टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, थैंक यू।